हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय भीम, जय संविधान। एक और आज हम आपके लिए क्लास लेकर के आए हैं। जो सब्जेक्ट कोड रहेगा ये BHDAE 182 ये क्लास रहेगी हमारी। और ये जो क्लास है, ये जो सब्जेक्ट है, इसका नाम है हिंदी भाषा और संप्रेक्षण। हिंदी भाषा को इसके अंदर हम जानेंगे, हिंदी भाषा के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं और संप्रेक्षण क्या है, संप्रेक्षण को हमें समझना होगा। तो इस क्लास के अंदर हम उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझने वाले हैं जो प्रश्न इस सब्जेक्ट कोड के अंदर, इस एग्जाम के अंदर पहले कई बार ऑलरेडी आ चुके हैं और आगे भी आ सकते हैं। तो हम अपनी ये क्लास स्टार्ट करते हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको संप्रेक्षण के बारे में ही समझा देता हूं ताकि आपको ये क्लास इजीली अंडरस्टैंड हो पाए। देखिए, संप्रेक्षण है अपनी बात, अपने विचार दूसरे तक पहुंचाना, या फिर दूसरे की बातें, दूसरे की थॉट, दूसरे के विचार अपने तक उसको पहुंचने देना और उसको समझना। ये क्या कहलाता है? संप्रेक्षण। एक तरीके का कम्युनिकेशन हम कह सकते हैं इसको इंग्लिश के अंदर। तो हम पहला इसका प्रश्न ले लेते हैं। संप्रेक्षण का अर्थ और इसके विभिन्न रूपों को स्पष्ट कीजिए। संप्रेक्षण का हमें अंतर बताना है, संप्रेक्षण क्या है वो हमें समझाना है, अर्थ बताना है, और इसके रूपों को हमें बताना है कि क्या क्या इसके रूप है। संप्रेक्षण का शाब्दिक अर्थ है विचारों, भावनाओं और सूचनाओं का परस्पर आदान प्रदान करना। मतलब अभी जैसे मैंने आपको बताया कि हम क्या करते हैं, अपने विचार, भावनाएं और सूचना एक दूसरे को आदान प्रदान करते हैं। ये क्या कहलाएगा? संप्रेक्षण कहलाएगा। आपका अब जो अपकमिंग एग्जाम है ये दिसंबर में होने वाला है, इग्नू का। दिसंबर में डेट शीट आएगी सारे एग्जाम्स के बारे में। तो मैं आपको क्या दे रहा हूँ, एक सूचना दे रहा हूँ। तो ये सूचना का जो माध्यम है ये क्या है? संप्रेक्षण है ये। ठीक है, ये मनुष्य को समाज से जोड़ने वाली प्रक्रिया है। संप्रेक्षण संप्रेषण के मुख्य रूप हैं। पहला है इसका मौखिक संप्रेषण, बोलकर अपने विचार प्रकट करना, जैसे बातचीत, भाषण या टेलीफोन पर वार्तालाप। जी, थोड़ी देर लगी, अभी मैं पढ़ा। पढ़ाते भी हैं? हाँ, खुश हैं? मैं ट्यूशन नहीं, यूट्यूब पर पढ़ा। अच्छा, ठीक है। 15 मिनट में मैं फ्री, 15 मिनट में फ्री हो जाऊंगा, या फिर आप शाम में आ जाना 5 बजे, लंच के लिए जाऊंगा क्योंकि अभी। अच्छा, ठीक है, 5 बजे आओ। हाँ, 5 बजे। ठीक है, तो हमने पहले ये देखा मौखिक संप्रेषण। अब हम आते हैं लिखित संप्रेषण पे। लिखकर बाग पहुंचाना, जैसे पत्र, पुस्तकें या समाचार पत्र। ये किस में आएगा? लिखित संप्रेषण में आएगा। और आखिरी इसका क्या है? अशाब्दिक संप्रेषण। बिना शब्दों के हाव भाव, संकेतों या शारीरिक भाषा, बॉडी लैंग्वेज के जरिए संदेश लेना। कई बार हम मुंह से कोई बात नहीं कहते हैं, लेकिन अपने हाव भाव, आंखों के घुमाने से या हाथों के इशारों से हम लोगों को अपनी बात पहुंचा देते हैं। जैसे अगर हमें कहीं जाना है या कोई मेरे से पूछ रहा है वे व्यक्ति का है, तो मैं इशारा कर दूंगा, दिस साइड या दैट साइड या बैक साइड, है ना। तो ये क्या हो गया? एक तरीके से हाव भाव करके अपनी बात पहुंचाना है। प्रभावी संप्रेषण के लिए प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच आपसी समझ का होना अनिवार्य है, तभी संवाद सार्थक बनता है। देखो, जो बोल रहा है और जो उसको सुन रहा है उसके बीच क्या होनी चाहिए? समझ होनी चाहिए, जरूरी। ठीक है, तभी क्या होगा? संवाद हमारा क्या है? सार्थक बनता है। ठीक है, तो ये हमने पहला प्रश्न अंडरस्टैंड करा है। दूसरे प्रश्न पे आते हैं हम। हिंदी भाषा के विकास पर प्रकाश डालिए। हिंदी भाषा का जो विकास है किस प्रकार हुआ है उसको हमें समझना है इस प्रश्न के अंदर। हिंदी भाषा का इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना है। इसका उद्गम संस्कृत भाषा से हुआ है। संस्कृत से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से होते हुए आधुनिक भारतीय भाषाओं का जन्म हुआ। लगभग 1000 ईस्वी के आसपास हिंदी अपने शुरुआती स्वरूप अवधि, ब्रज, खड़ी बोली में सामने आई। पहले क्या था? ये जो हमारी हिंदी भाषा है ये कौन सी भाषाओं में हमारे सामने आई? अवधि के अंदर, ब्रज भाषा के अंदर और खड़ी बोली के अंदर। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी ने देश को एक सूत्र में पिरोने का महान कार्य किया। आज हिंदी भारत की राजभाषा होने के साथ साथ विश्व की सबसे अधिक बोली और समझी जाने वाली प्रमुख भाषाओं में से एक है, जो निरंतर विकसित हो रही है। ठीक है, कंटिन्यू क्या हो रहा है? हिंदी का विकास हो रहा है और शब्द इसके अंदर जुड़ रहे हैं। ठीक है, और लेकिन इसका उद्गम किससे हुआ है? संस्कृत भाषा से। संस्कृत से गई है प्राकृत में, प्राकृत से गई है अपभ्रंश में, और उसके बाद इसके कई रूप हमें देखने को मिले, जिसमें अवधि है, ब्रिज है, खड़ी बोली है, और आगे भी इसके अंदर कई विकास हो रहे हैं। ठीक है, तो हमने यह हिंदी के विकास को समझा। अब हम आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। स्वर और व्यंजन में अंतर स्पष्ट कीजिए तथा उनके उच्चारण स्थान बताइए। देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वर और व्यंजन को हमें बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। ठीक है,
क्योंकि ये काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी बाधा या अन्य वर्ण की सहायता के स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। जैसे आ ई, इनके उच्चारण में फेफड़ों से निकलने वाली वायु बिना रुके बाहर आती है। इसके विपरीत जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुख के अंग जीभ, तालु, दांत, होठ वायु का अवरोध करते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे का, चा, पा। उच्चारण स्थान के आधार पर का वर्ग का कंठ से, चा वर्ग का तालु से, ता वर्ग का दांतों से और पा वर्ग का ओष्ठ होठों से विशेष उच्चारण होता है। ये देखो, अब अगर हम पा बोल ले तो पा पा, है ना, होठ हमारे मिल रहे हैं नहीं मिल रहे, है ना। तो इसी तरीके से बाकी व्यंजन भी है, जिसमें का हो गया, चा हो गया। चा बोल रहे हैं तो हमारे दांत आपस में मिले, चा, है ना। का बोल रहे हैं तो का, हमारे तालू से हमारी जीभ लगेगी। तो ये सारी चीजें हैं जो किसमें आती हैं, व्यंजन में आती हैं। और व्यंजन और स्वर में यही फर्क होता है। अगर हम आ ई, तो इसमें कोई भी मतलब के हमारा जो वो है एक तरीके से फंक्शन नहीं कर रहा है। और ये जो शब्द है, ये जो अक्षर है, ये क्या है, इनके उच्चारण में फेफड़ों से निकलने वायु बिना रुके बाहर आती है, फेफड़ों से सीधी हवा बाहर की तरफ आती है। तो ये हमने क्या समझा अभी, इसके अंदर हमने स्वर और व्यंजन में अंतर समझा है। अब आते हैं हम अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है विशेषण किसे कहते हैं, इसके प्रमुख भेदों का परिचय दीजिए। विशेषण क्या होता है उसको हमें समझना है। इसके अंदर जो शब्द, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता, गुण, संख्या, मात्रा आदि बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जो भी शब्द किसी का गुण, किसी की संख्या या मात्रा को बताएं तो वो किस में कहलाएंगे, विशेषण में कहलाएंगे। जिसके विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहा जाता है। विशेषण के 4 प्रमुख भेद है। एक है गुणवाचक विशेषण, जो संज्ञा, सर्वनाम के रूप, रंग, गुण या दशा बताएं। जैसे सुंदर, अच्छा, है ना। अब इसके अंदर सुंदर और अच्छा के अंदर क्या कॉमन है, ये बता रहे हैं क्या, इसके अंदर इसका रूप बता रहे हैं, ठीक है, गुण बता रहे हैं। सुंदर गुण के अंदर आ गया, अच्छा गुण के अंदर आ गया। अच्छा हमें मालूम है, अच्छा जो होता है वो अच्छा ही होता है, और जो सुंदर होता है वो बहुत ही खूबसूरत टाइप का कोई चीज हो तो उसे हम सुंदर कहते हैं। तो ये किस में आया, गुण में आया ना। तो ये क्या कहलाया, गुणवाचक विशेषण, जो कि आया विशेषण के अंदर, ठीक है। ये एक तरीके का विशेषण है, गुणवाचक विशेषण। अब अगर हम आते हैं संख्यावाचक विशेषण पे, जो निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध कराए। जैसे 4 कुछ लोग, मान लो 4 लोग खड़े हुए हैं यहाँ पर, तो मैं उनको एक गिनती में गिन रहा हूं ना कि भाई देखो यहाँ पर 4 व्यक्ति खड़े, तो ये क्या हो गया, एक ये संख्यावाचक विशेषण हो गया, ठीक है, क्योंकि मैंने उसमें उनकी संख्या बताई। या अगर मैं बोल दूं गली के बाहर कुछ लोग खड़े हुए थे, तो ये भी तो संख्यावाचक ही आया, संख्यावाचक विशेषण हो गया, जिसमें मैंने तकरीबन निश्चित या अनिश्चित संख्या को बताया। तो ये किस में आएगा, संख्यावाचक में, ठीक है। अब आते हैं हम परिणामवाचक विशेषण पे, जो मापतोल या मात्रा बताएं। जैसे 2 किलो चीनी, है ना। अब इसमें क्या हो गया, 2 किलो, यानी कि इसमें क्या आ गया, मापतोल या मात्राएं। मापतोल आ गया ना इसके अंदर, तो ये क्या हो गया, मापतोल आ गया 2 किलो, भाई माप पता चल गया 2 किलो है चीनी, ठीक है। अब इसके अंदर आता है सार्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा की विशेषता बताए। जैसे ये पुस्तक मेरी है ना। अब इसके अंदर मैंने आप बता दिया ना ये पुस्तक किसकी है, ये मेरी है, तो इसमें क्या आ गया, सार्वनामिक विशेषण आ गया इसके अंदर, है ना। तो ये 4 इसके अंदर विशेषण होते हैं, ठीक है। इसके प्रमुख भेद हैं, ये विशेषण के 4 भेद हैं, ठीक है। ये अंडरस्टैंड हुआ आपको। अगले प्रश्न पे आते हैं हम भाषा के विविध रूपों, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा का संक्षिप्त परिचय दे, ठीक है। राष्ट्रभाषा क्या है, मातृभाषा क्या है और राजभाषा क्या है, इसको हमें अंडरस्टैंड करना है इसके अंदर, प्रश्न के अंदर। तो पहला आता है मातृभाषा। वह पहली भाषा है जिसे बच्चा अपनी माँ और परिवार से सीखता है, उसे क्या कहेंगे, मातृभाषा कहेंगे। दूसरा है राष्ट्रभाषा। वह भाषा होती है जो पूरे राष्ट्र के अधिकांश नागरिकों द्वारा संवाद, संस्कृति और संपर्क के लिए अपनाई जाती है और पूरे देश की सांस्कृतिक पहचान बनती है। और आखिरी में आता है राजभाषा। वह भाषा है जिसका उपयोग देश के सरकारी कामकाज, प्रशासनिक कार्यों, न्यायालयों और विधायी कार्यों में आधिकारिक रूप से किया जाता है। भारत में हिंदी हमारी राजभाषा है, जो प्रशासनिक और कानूनी संवाद का मुख्य माध्यम है। ज्यादातर अगर आप पब्लिक डॉक्यूमेंट देखोगे, कोई भी अगर आप कोर्ट के ऑर्डर देखोगे, सुप्रीम कोर्ट के अलावा, सुप्रीम कोर्ट में तो प्रॉपर इंग्लिश में ही बनते हैं सारे रिकॉर्ड, बट उसके अलावा अगर आप हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, मिडल कोर्ट किसी के भी देखोगे,
तो वहां पर क्या है, हिंदी का ही प्रयोग होता है हर स्टेट के अंदर ज्यादातर, जहां तक मुझे मालूम है। और जो भी नोटरी नोटिस निकलते हैं वो भी किसके अंदर निकलते हैं, ज्यादातर हिंदी के अंदर निकलते हैं। तो ये एक तरीके से हमारी क्या है, हिंदी राजभाषा है हमारी। ठीक है, तीनों भाषाओं का समझ आ गया, राष्ट्रभाषा, राजभाषा और मातृभाषा का। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं हम। कार्यालयीन सरकारी पत्र की विशेषताएं और उसका प्रारूप समझाइए। कार्यालयीन सरकारी पत्र क्या होते हैं और उनकी विशेषताएं क्या है, वो हमें समझना है। कार्यालयीन पत्र वे पत्र होते हैं जो सरकारी विभागों, कार्यालयों, मंत्रालयों या संस्थानों के बीच आधिकारिक सूचना, आदेश या पूछताछ के लिए लिखे जाते हैं। ठीक है, कार्यालयीन पत्र क्या होते हैं, जो विभागों के अंदर, कार्यालयों के अंदर, मंत्रालयों के अंदर या संस्थानों के बीच आधिकारिक सूचना, ठीक है, वो क्या करते हैं, आदेश या पूछताछ के लिए लिखे जाते हैं, उनको क्या कहेंगे, कार्यालयीन पत्र, यानी ये कार्यालय द्वारा लिखे गए पत्र। समझ में आई बात। इनकी भाषा पूरी तरह औपचारिक, स्पष्ट, मर्यादित और तथ्यात्मक होती है ना। तथ्य होते हैं उसके अंदर, मर्यादा में लिखी गई भाषा होती है, ये नहीं कि कुछ भी लिख दिया, है ना। एक तरीके से ज्यादातर वो हिंदी शब्दों का ही उपयोग करते हैं, है ना, एक तरीके से ही लिखते हैं पत्र को। ऐसा नहीं कि कहीं पे हिंदी लिख दी, कहीं पे इंग्लिश लिख दी, कहीं पे कुछ लिख दिया, कहीं पे कुछ लिख दिया। ठीक है, तो वो पूरा क्या होता है, कार्यालयीन पत्र होते हैं, कार्यालय द्वारा लिखे गए पत्र। इनमें व्यक्तिगत सुख दुख के लिए कोई स्थान नहीं होता। इसके प्रारूप में सबसे ऊपर प्रेषक का नाम, पद, बाई और सेवा में, फिर विषय, संदर्भ, संबोधन, महोदय, मुख्य विषय वस्तु जो अनुच्छेदों में विभाजित होती है, और अंत में दाई और भवेदीय तथा हस्ताक्षर होते हैं। अगर आपने कोई लेटर लिखा होगा, सेवा में श्रीमान, है ना, डीएम साहब, उसके बाद उसके जो लेटर के अंदर जो मर्यादित शब्द होते हैं वो सारे लिखे जाते हैं, है ना। तो इसी तरीके से कार्यालयों द्वारा भी पत्र लिखे जाते हैं। हम तो फिर भी कहीं ना कहीं चूक कर देते हैं, पर जो कार्यालय के द्वारा कार्यालय, दूसरे कार्यालय को पत्र लिखे जाते हैं, वो पूरी एक तरीके से प्रोफेशनल लैंग्वेज होती है। उसके अंदर पर्सनल सुख दुख का उसके अंदर कोई जिक्र नहीं होता किसी तरीके का, कि सर मेरे साथ ये प्रॉब्लम चली है, परेशानी चली, ऐसा नहीं। बहुत ज्यादा ही उसे प्रोफेशनल वे में लिखा जाता है। तो ये क्या होते हैं, कार्यालयीन पत्र, कार्यालय द्वारा लिखे गए पत्र। ठीक है, तो हमने आपके लिए क्लास बनाई। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करिए, पेज को सब्सक्राइब, फॉलो करिए, वीडियो के साथ, पेज के साथ जुड़े रहिए। और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर, किसी भी विषय के ऊपर, किसी भी सब्जेक्ट कोड की क्लास चाहिए, उसके लिए कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपके लिए क्लास रेडी करेंगे। और अपना प्रेम स्नेह हमारे साथ बनाए रखिए, और हम भी आपको हर विषय पर पूरी क्लासेस देते रहेंगे। थैंक यू सो मच।